हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आई होप आपको थ्योरी अच्छी लग रही होगी और ये थ्योरी बहुत टिपिकल कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक लेज़र। ओके, सो लेट मी मेक यू सम पॉइंट्स क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। लेज़र, इट स्टैंड्स फॉर light amplification by the stimulated emission of radiation. Okay, now we will read about the laser. Laser is an optical oscillator. Oscillator आप जानते हैं ना, oscillator that generates frequency on its own. It does not require any external input to start with. Okay, तो optical means which is related to light. So it is an optical oscillator. It comprises a resonant optical amplifier whose output is fed back into its input with matching phase. Resonant means क्या होता है? It is a tuned circuit. जैसे अगर मैं बात करूं कि resonant circuit क्या होता है? It is a tuned circuit which is set or tuned at a particular frequency in order to maximize the signal. जिसमें आपने पढ़ा ना रेजोनेंट एम्पलीफायर, जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेजोनेंट सर्किट है, ये एल एंड सी है। ओके, ये एल है और ये सी है। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट अ पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मींस एट अ पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी योर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यही होगा, सॉरी, ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। And when omega is equal to 1 by under root LC, that means FR is equal to 1 upon 2 by under root LC. So this is resonance. तो रेजोनेंस मेनली आपका ट्यूनिंग और फिल्टरिंग में यूज होता है। रेजोनेंस कहाँ यूज होता है? दिस रेजोनेंस इज मेनली यूज फॉर ट्यूनिंग एंड फिल्टरिंग में यूज होता है। ठीक है, मेनली अ ट्यून सर्किट विच इज डिजाइंड और set at a particular frequency at which we can select the desired signal, we can maximize the signal. Okay, सिग्नल एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर से मिलके बना होता है। एम्पलीफायर विच बूस्ट द सिग्नल, एंड ऑप्टिकल जो लाइट से रिलेटेड हो, जिसका आउटपुट जो है इनपुट से, जिसका ये यहाँ पे अगर आउटपुट है तो ये आउटपुट इनपुट के साथ फीडबैक होता है इसका विद मैचिंग फेज। तो एनी ऑसिलेटर, कोई भी ऑसिलेटर में ये पॉइंट्स होते हैं आपके, जैसे एक तो एम्पलीफायर होता है, एन एम्पलीफायर विद गेन सैचुरेटेड मैकेनिज्म। ठीक है, जब गेन मैक्सिमम हो जाए, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम, अ फीडबैक सिस्टम, अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मैकेनिज्म एंड एन आउटपुट कपलिंग स्कीम। ठीक है, तो इन लेजर द एम्पलीफायर इज द पम्प्ड एक्टिव मीडियम। एम्पलीफायर मेन चीज है इसमें, ये जो एम्पलीफायर है इट इज द पम्प्ड एक्टिव मीडियम। पम्प्ड का मतलब क्या करते हैं? सप्लाइंग द एनर्जी सिग्नल, जिसमें आप किसी एनर्जी को फीड कर रहे हो, सप्लाइंग दी एनर्जी। ये एक पम्प्ड एक्टिव मीडियम होता है सच एज बायस्ड सेमीकंडक्टर रीजन। फीडबैक को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग एक्टिव मीडियम इन एन ऑप्टिकल रेजोनेटर। देखिए, लेजर पहले बताया कि इट इज एन ऑप्टिकल ऑसिलेटर. It consists of a resonant optical amplifier whose output is fed back into its input with matching phase, and it has following circuitry: an amplifier with a gain saturated mechanism जिसका gain near about 1 होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम में बताया ही है कि आउटपुट को आप इनपुट के साथ मैच करते हो। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मैकेनिज्म मतलब एक रेजोनेंट सर्किट होना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सिग्नल, और एक आउटपुट कपलिंग स्कीम, तो फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द सिग्नल टू द डिजायर्ड वन। मतलब कपलिंग किसे बोलते हैं कि द ट्रांसमिशन और द ट्रांसमिशन और ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर स्टेज। तो एम्पलीफायर इज द पम्प्ड एक्टिव मीडियम। एम्पलीफायर से आप एनर्जी को क्या कर रहे हो? पंप कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनपुट है तो थोड़ा ये बूस्ट हो गया है, तो ये एनर्जी जाएगी such as biased semiconductor region. तो feedback can be obtained by placing active medium. इस एक्टिव मीडियम को आप एक ऑप्टिकल रेजोनेटर में रख देते हो, एक ऑप्टिकल रेजोनेटर में पुट करते हो सच एज फैब्री पेरोट स्ट्रक्चर एंड 2 मिरर्स। ऑप्टिकल रेजोनेटर मेनली है 2 मिरर्स हैं, एंड टू एंड मिरर्स होते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर में, विच इज सेपरेटेड बाय अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस। तो इसमें जो एनर्जी होती है ये बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करती है।
फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन इज अचीव्ड बाय रेजोनेंट एम्पलीफायर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंड बाय द रेजोनेटर विच एडमिट्स सर्टेन मोड्स, रेजोनेटर्स के थ्रू कुछ मोड्स इसमें एक्साइट होते हैं। मोड्स क्या होते हैं? डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द सिग्नल्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द लाइट सिग्नल्स, ठीक है। आउटपुट कपलिंग इज accomplished by making one of the resonator mirrors partially transmitting। आउटपुट कपलिंग में मतलब जहां से हम आउटपुट निकाल सकें, सिग्नल को आउटपुट पे भेज सकें, कपल कर सकें, ट्रांसफर कर सकें, इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग वन ऑफ द रेजोनेटर मिरर्स को हम क्या कर सकते हैं? पार्शियली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, नाउ कंसेप्ट ऑफ लेजिंग एक्शन। अब लेजिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री मेन ट्रांजिशन प्रोसेस फॉर लेजर एक्शन। फर्स्ट इज द फोटोन एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से जो होता है, सडन जिसे बोलते हैं। थर्ड इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन, स्टिम्युलेटेड मीन्स ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड बोलेंगे या आप बोलेंगे ना जिसमें सडन एक्साइटमेंट जिसे बोलते हैं, एक्साइटेड। ये तीन फेजेस आते हैं, फोटोन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड इमिशन। Consider a two-level system consisting of energy levels E1 and E2, where this E1 is the lower energy level, it is less than E2 which is at higher energy level. As shown in the figure in an atom. एक एटम में आप किसी टू लेवल सिस्टम को अगर कंसिडर करो जिसके दो एनर्जी लेवल्स हो E1 and E2, तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ, any transition means change, any transition between the lower and the higher energy level involves an emission or absorption of a photon with frequency mu12। photon is the light energy, इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू के साथ इट इज गिवन बाय h mu12 is E2 minus E1। अब आप देखिए पहला स्टेट एब्जॉर्प्शन है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने पढ़ा है 293 डिग्री केल्विन है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ज्यादातर एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जैसे E1। इफ अ फोटोन एनर्जी h mu12 इज इंसिडेंट ऑन द सिस्टम, जैसे ये E1 है, ये क्या है? आपकी ग्राउंड स्टेट है, और E2 क्या है? आपकी ये अपर स्टेट है, ठीक है। तो यहां पे इसने बोला कि कोई एनर्जी h mu12 अगर फॉल भी करती है तो यहां पे एनर्जी फॉल करती है तो नहीं, ये एटम है ग्राउंड स्टेट में है, यही बोला है इसने, सॉरी, ये एटम है, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर द ग्राउंड स्टेट, और एक एनर्जी h mu12 फॉल कर रही है, ठीक है। तो मतलब फोटोन की एनर्जी, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय एन एटम लाइंग एट E1, और ये एनर्जी जो होगी, जैसे मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ, ये E1 है, ये E2, यहाँ पे ये एटम है ग्राउंड स्टेट में, जब इसमें लाइट एनर्जी फॉल करती है h mu12 फोटोन एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। This energy will be absorbed by an atom lying at the lower energy state E1 and it will therefore go to the excited state। तभी ये इस excited state में जाएगा। This is the absorption process, जब वो lower energy state से high energy state में absorb हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा इसमें ये ओवरलैप हो रहा है, मैं थोड़ा एडजस्ट करना भूल गई, आई एम सॉरी। तो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखिए ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इसका सॉरी इसका डायग्राम यहाँ भी बना है, आप इसको चेक कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन में आप देखिए द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम इज अनस्टेबल। अभी पहले क्या था? ये E1 था, ये E2 था, यहाँ पे एटम जो था ग्राउंड स्टेट में था, और यहाँ पे h mu12 एनर्जी जा रही थी, तो ये जो एटम था ये यहाँ पहुंच गया, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम इज अनस्टेबल एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 10 to the power -9 to 10 to the power -3 seconds without any external input or without any external stimulus or trigger, it falls to the ground state releasing photons of energy h mu12। okay? इसको spontaneous emission या sudden emission बोलते हैं, अचानक से जो emit करता है। जैसे यहाँ पे जब एटम पहुंचता है तो यहाँ पे ये अनस्टेबल पोजीशन में रहता है, और ये ज्यादा it cannot survive here for a long period of time. This atom which is being absorbed by this higher energy level state E2, it does not stay there for a long period of time. After a short interval of time, without applying any input, without giving any input from the outside, it falls to the ground state automatically। ये यहाँ पे गिर जाता है और इससे it releases the photons of energy h mu12। जब ये नीचे गिरेगा तो h mu12 की एनर्जी रिलीज होती है, इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। यही चीज यहाँ भी मैंने डायग्राम में बताई थी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे
फोटोन एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आपकी फोटोन एनर्जी जो होती है, जैसे जो ये एच म्यू होती है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी गैप, तब फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, तब फोटॉन्स एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो यही बोला है इसने कि यहाँ ग्राउंड स्टेट था एटम, लाइट एनर्जी जब फॉल हुई तो इस लाइट एनर्जी को इस एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और फिर वो एनर्जाइज हो जाता है तो वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिम्युलेटेड इमिशन, थर्ड पार्ट। When a photon of energy exactly equal to h mu 12 is incident on the system while the atom is still residing in E2। अभी आप देखिए ये दो स्टेट्स हैं, E2 को मैं अपर लेवल और एक्साइटेड स्टेट बोलूंगी, एंड E1 इज कॉल्ड एज इवन लोअर एनर्जी और ग्राउंड स्टेट। तो ये बोल रहा है मैंने फोटोन मैंने बोला था फोटोन आर द लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब एच म्यू, जब फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू एच म्यू 12 हो जाती है, ठीक है, एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द सिस्टम, जबकि एटम स्टिल इसी E2 स्टेट में रिसाइड कर रहा है, और तब फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली जो एनर्जी इंसिडेंट कर रही है उसके इक्वल हो जाता है। देखिए ना, जब ये एटम नीचे फॉल करेगा, देखिए सेकंड लाइन पढ़ते हैं, इन दिस केस द एटम इज एट वंस स्टिम्युलेटेड टू मेक इट्स ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट E1 एंड दस गिव्स ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी h mu 12 which is in phase with the incident radiation। ये जो आपका h mu 12 था, what is this h mu 12 called? This h mu 12 is the incident radiation, incident radiation, that means the radiation or the light energy that is being fallen upon the two energy level state। यही तो इसमें लिखा है, आप जस्ट गो टू अबव स्लाइड, देखिए ये क्या लिखा है, टू लेवल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स वेयर E1 इज लेस देन E2 इन एटम। एनी ट्रांजिशन को E1 से E2 में कोई भी ट्रांजिशन होने के लिए इसमें क्या होता है, या तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा या फोटोन इमिशन हो जाएगा विद द फ्रीक्वेंसी μ12। तो इसने यही बोला है ना कि ये फोटोन की एनर्जी जब इंसिडेंट होती है, अभी इसने क्या बोला है कि व्हेन अ स्टिम्युलेटेड का मतलब क्या है, एक्साइटेड और ट्रिगर्ड इमिशन जब होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव एनी ट्रांजिशन बिटवीन E1 एंड E2 फॉर द एब्जॉर्प्शन और द इमिशन ऑफ फोटोन, आपके पास h mu 12 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। तो वही बोल रहा है कि जब आप फोटोन, व्हेन द फोटोन एनर्जी becomes exactly equal to the h mu 12 which is the incident radiation on the system, ये ऑलरेडी यहाँ पे था, ये ऑलरेडी इंसिडेंट हो रखी थी, ये ऑलरेडी इंसिडेंट हो रही थी, और ये वाला एटम E2 में ऑलरेडी लाइन था। तो एटम जब इस एनर्जी को देखता है कि इट इज अबाउट टू फॉल और इट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन द स्टेट्स, तो एटम इज स्टिल एग्जिस्टिंग और स्टिल रिसाइडिंग इन E2। तो इन दिस केस एटम जब इस एनर्जी को पाता है तो वो फिर से स्टिमुलेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अपना ट्रांजिशन फिर ग्राउंड स्टेट में करता है। अगेन जब ये ग्राउंड स्टेट में करेगा तो फिर से एक h mu 12 रिलीज होगा, ठीक है, विच इज इन फेज विद द इंसिडेंट रेडिएशन, वो फेज के साथ सेम फेज में होगा, इसको हम स्टिम्युलेटेड इमिशन बोलते हैं। तो आफ्टर सच ए ट्रांजिशन वी फाइंड टू फोटॉन्स, हमें टू फोटॉन्स मिलते हैं, एंड इसकी वजह से हमें लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है। आपसे क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द लाइट गेट्स एम्प्लीफाइड इन लेजर ड्यू टू स्टिम्युलेटेड इमिशन। आपको तीन स्टेट्स बतानी पड़ेंगी, फोटोन एब्जॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस इमिशन, देन स्टिम्युलेटेड इमिशन। ओके, समझ में आया कि जब यहाँ पे इसको ये एनर्जी मिली, दिस एटम lying at E2 gets excited or energized when this energy is incident on the two level energy system, and as soon as this atom gets energized or triggered, it just falls to the lower energy state, thereby releasing another photon of energy h mu 12 which is in phase, and this results in the amplification of light। लाइट और ज्यादा हाई इंटेंसिटी की रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड इफ मोर स्टिम्युलेटेड इमिशन इज क्रिएटेड देन एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में स्टिम्युलेटेड इमिशन ज्यादा से ज्यादा टाइम्स हो रहा है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द producing more intensity of light, okay, as more stimulated emission is going to occur. If there are more electrons in the excited state, अगर excited state में बहुत excited state E2 है ना,
ये E1 है, ये हम बोलेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट थी। इस एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं than in the ground state. So favorable condition for stimulated emission is said to exist. This situation is known as population inversion. Population inversion is achieved mainly through the stimulated emission, and if this stimulated emission is repeated or created more and more number of times than the absorption, then the more electrons get excited than in the ground state, and they will just fall in the energy state E1, and thereby they will produce the more intensity of light, or the light amplification just increases continuously, and this situation is known as population inversion. Let P1 is the probability of spontaneous emission and P2I and P3I be the probabilities for the absorption एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। P1 तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि सडन इमिशन की वो प्रोबेबिलिटी है, और P2I P3I जो है ये एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रहिए, P2I और P3I किसकी प्रोबेबिलिटी है? एब्जॉर्प्शन की, और ये स्टिमुलेटेड इमिशन की। Where I is the intensity of light. These probabilities are expected to be proportional to I. Under equilibrium, the number of atoms growing from E1 to E2 must equal to those growing from E2 to E1. Equilibrium मतलब क्या होता है कि आप इसमें स्टेबिलिटी कंडीशंस, स्टेबल है जब सिस्टम आपका, कहीं से कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल E1 है एंड E2 है, यहां से यहां अगर जा रहा है फोटोन, एटम जा रहा है एक्साइट होके, या वो E2 से E1 जा रहा है, तो number of atoms going either from E1 to E2 or from E2 to E1, it must be equal. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि P1 is the probability of absorption rate plus P3I is the probability of stimulated emission, e to the power minus E2 by KT is equal to P2I e to the power minus E1 by K2. ये मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं करवा रही हूँ, ये एक स्टैंडर्ड आपका एक इक्वेशन है, इसे आप देख लीजिए। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई है, देन P1 इज वेरी मच लेस देन P3I, क्योंकि आपका E1 जो होता है लेस देन E2 होता है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी मच लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन, then above equation P3 by P2 is equal to e to the power E2 minus E1 by KT होगा। K क्या होगा? Boltzmann constant. T is the absolute temperature. So it can be concluded that probability of stimulated emission can be higher than that of absorption. Always remember. Probability of stimulated emission क्या है आपका? P3I. It can be higher than the probability of the absorption. Understood? तो ये एक सिंपल रिलेशन था, इससे ये प्रूफ होता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन जिसमें जो ट्रिगर्ड या एक्साइटेड या एनर्जाइज्ड प्रोबेबिलिटी होती है एटम्स की E1 से E2 में जाने की, इट कैन बी हायर देन दैट ऑफ दी, नहीं E1 से E2 नहीं, स्टिमुलेटेड में हमने क्या पढ़ा था कि वो E2 से E1 में जाता है, पहले वो उधर ही रहता है, E2 से E1 में वो जब स्टिमुलेट हो जाता है, जब एनर्जी आपकी उसके बिल्कुल एक्साइट इक्वल हो जाती है इंसिडेंट रेडिएशन के, तब वहां पे स्टिमुलेशन होता है। तो वही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन वेयर दी E2 से E1 में जो एटम है कंप्लीटली जब फॉल करने लगता है, तो वहां पे वो दो फोटॉन्स रिलीज करता है, जिसमें कि h mu becomes equal to that of the incident radiation। तो आपका जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो तो उसकी वजह से हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वही उसने बोला है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लाइट एम्प्लीफिकेशन उससे होता है, टू फोटॉन्स की मदद से। सो दिस इज द रीजन। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अभी आज मैं इतना ही बता रही हूँ, टिल देन आप फीडबैक बताइएगा कैसा है, ठीक है। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई, देखिए ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए, एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एन ऑप्टिकल सिग्नल डायरेक्टली। एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है? यही होता है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में क्या होता है कि सिग्नल बूस्ट होता है। तो मेनली क्या कर रहा है, किसी लाइट सिग्नल को ही तो डायरेक्टली एम्पलीफाई करता है विदाउट द नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कन्वर्ट करे बिना ये ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्टली एम्पलीफाई करता है। Then optical amplifier may be thought of as a laser without an optical cavity. कैविटी नहीं होती है इसमें, ये एक लेजर ही है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर को हम जनरली लेजर ही बोलते हैं।
इन विच फीडबैक फ्रॉम द कैविटी इज सप्रेस्ड, कैविटी से ली गई फीडबैक को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। तो इतना आपने पढ़ लिया, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि कैसा लिखा है, ठीक है। टिल देन गुड बाय।